गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग वेक्टर स्पेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट होता है आपका। हालांकि लीनियर अलजेब्रा में जैसे बहुत सारे मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो सैम आपको 6 में पढ़ना है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है पोर्सन वेक्टर स्पेस से। तो आज की क्लास में हम लोग वेक्टर स्पेस क्या है इसका प्रॉपर डेफिनेशन जानेंगे। और आज की क्लास ये भी बहुत बेसिक क्लास होगा और हम लोग बहुत आराम से आज की क्लास में बात करेंगे। क्योंकि अगर ये आप समझ पाते हैं ना कि वेक्टर स्पेस क्या है, जैसे कि क्या आपने सीखा था सुबह वाले क्लास में कि रिंग क्या, ग्रुप क्या था, बाइनरी ऑपरेशंस क्या था, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, फिर ग्रुप क्या था, फिर रिंग क्या था, फिर फील्ड क्या था, ये चीजें आप सुबह वाले क्लास में समझ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जो सुबह वाले क्लास को मिस किए हैं तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे कि इंटरनल कंपोजिशन क्या, जैसे इंटरनल कंपोजिशन को इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस कहते थे, है ना। तो सुबह वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, है ना। और इस क्लास में भी हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर स्पेस के बहुत आराम से बात करेंगे डेफिनेशंस क्या है, आखिर किस चीज को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस का हम डेफिनेशन को शुरू करें उससे पहले हम देख लें कि क्या सभी लोग पहले ये बता दीजिए क्या सुबह वाला क्लास आप लोग कंप्लीट है आप लोगों का। उसके बाद हम उस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे क्लास को। चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक चीज आप लोग नोटिस करना है क्या, जो हम लोग वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं कि वेक्टर स्पेस में हम लोग वेक्टर के बारे में जानेंगे, लेकिन अलग तरीके से जानेंगे। जैसे हम लोग वेक्टर स्पेस, वेक्टर से क्या समझते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा कि एक वैसा क्वांटिटी जैसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बहुत अच्छे से आप लोग परिचित होंगे कि अगर कोई आर वेक्टर ऐसा है तो क्या होता है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए कोई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये ना। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, अगर ये क्या ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली अगर हम इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहें ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर दो चीजें होनी है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होना चाहिए डायरेक्शन। और बस यहाँ पे भी वही चीज होगा, लेकिन अब जो हम वेक्टर को लिखने का तरीका जो है ना अलग करने वाले हैं। क्या, जैसे कि हम थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे कि वेक्टर स्पेस इस बार क्या होगा, एक वी जो कि वेक्टर का सेट होगा, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो वेक्टर्स होंगे, लेकिन इस टाइप के वेक्टर्स नहीं होंगे। वो किस तरीके से लिखे जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इस वेक्टर को और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा ना कि वी एक कोई वेक्टर होगा और इसके बाद ये क्या होगा, ये जो ऑपरेशन होगा इंटरनल कंपोजिशन होगा। अभी इंटरनल कंपोजिशन आ गया ना वर्ड, तो ये इंटरनल कंपोजिशन हम सुबह क्लास में बता रहे थे कि इंटरनल कंपोजिशन होगा। और दूसरा क्या होगा, एक होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कहते हैं, इस चीज को कहेंगे वेक्टर एडिशन, जो कि क्या होगा इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, मतलब समझ पा रहे हो, ये क्या है, इंटरनल ऑपरेशन होगा, इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे। और ये चीज जो होगा वो होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन, किसके लिए, एक कोई दूसरा फील्ड होगा, तब जाकर के इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे हम, वेक्टर स्पेस। क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होने जा रहा है, सुबह क्लास में आपने सीख रखा है कि एक्सटर्नल कंपोजिशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग शॉर्टकट मार रहे हैं कि अगर यहीं से क्लास देखना शुरू कर रहे हैं तो आपका कोई यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। जब तक सुबह वाला क्लास नहीं देखते तब तक वेक्टर स्पेस को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और यहाँ प्रॉब्लम होगा तो आगे का जो भी हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स उसमें प्रॉब्लम होगा आपको। तो फिलहाल देखिए हम क्या समझाना चाह रहे थे कि ये जो वेक्टर है इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। इसका अगर एक्चुअल मीनिंग बात करें तो चूंकि यहाँ पे कि इसका जो डायरेक्शन है ऐसा कह सकते हैं कि कितने डायमेंशन में है, तो i j और k। आपने बहुत ऐसे भी वेक्टर देखे होंगे कि 2i प्लस 3j और ये k वाला पोर्शन 0 है, ऐसा भी होता था। बहुत से आपने ऐसे ही वेक्टर देखे होंगे जहाँ j वाला 0 है, k है, समझ रहे हैं। तो वेक्टर्स को हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है उसका 3 मतलब डायमेंशंस में उसका डायरेक्शंस है, कौन कौन। अगर हम बात कर दिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं कि आई कैप और ये क्या है जे कैप। आपको ये सारी चीजें ये पता होगी, ये आई कैप, जे कैप का डायरेक्शन और के कैप का डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आई कैप में 2 यूनिट ट्रेवल किया हुआ है, जे कैप में 3 यूनिट ट्रेवल किया हुआ है और के कैप के इस वाले डायरेक्शन में 5 यूनिट ट्रेवल किया हुआ है। उस हिसाब से जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली वो चीज क्या कहलाएगा, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्लियर, ये चीजें शायद आप लोग पहले से भी जान रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। जैसे हम चलिए स्टार्टिंग करते हैं प्लेन से, ठीक है, एक प्लेन से स्टार्ट करते हैं। प्लेन मतलब जब भी अब प्लेन के बारे में बात किया जाता है तो हमेशा 2 डायमेंशनल के बारे में बात हो रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन कहते हैं। और कभी कभी हम लोग R2 भी कहते हैं। R2 क्या, 2 डायमेंशनल प्लेन, देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका अगर आप कोई भी पॉइंट लेना, जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि एक कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, इसका मान लेते हैं कि ये कोई भी ए वेक्टर है। तो इस वेक्टर में ध्यान देंगे तो दो चीजें हो रही है। इस वेक्टर का हो सकता है कि हम चलिए ए वेक्टर है या आर वेक्टर है या कुछ भी वेक्टर है, इस चीज को लिखना है तो दो तरीका था, एक तो आई कैप जे कैप में,
कि आई कैप में क्या है, जे कैप में क्या है, वो डायरेक्शन उस तरीके से लिख सकते थे। और इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया हुआ है, तो इस एक्सिस में मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है वो एक्स ट्रेवल किया हुआ है। वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है ये जो ट्रेवल है वो वाई है। तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है एक्स और वाई जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट एक्स और वाई हो गया, ये जो ऑर्डर पेयर्स हो गया, वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था। अब इसी तरीके से अगर इस 3D में बात करें, 3 डायमेंशनल में बात करें, तो आई में 2 यूनिट, जे में 3 यूनिट, के में 5 यूनिट, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3 और 5, वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे जो हम बात करें कि ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट मिला। ये पॉइंट क्या था, x, y। तो ये जो पॉइंट है, जैसे हम बात कर दिए कि अब हम R2 में बात करें, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 है और इधर आ गए तो ये यहाँ 1 है, यहाँ पे ये 2 है। तो ये जो 1 और 2 होगा, ये जो हम पॉइंट दे दिए पर्टिकुलर, ये 1 और 2 जो होगा वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसका दो तरीका है, एक हम पोजिशन वेक्टर से भी बताएंगे, यहाँ पे ऑरिजिन है और ये अपना पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट से अगर ये O है, इस पॉइंट को हम P दे दिए, तो OP जो वेक्टर है, OP वेक्टर जो है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट। ये पॉइंट कैसे भाई, ये पॉइंट बता रहा है कि x में कितना डिस्टेंस और y में कितना डिस्टेंस। डायरेक्शन ही तो चाहिए ना वेक्टर के लिए, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन मिल गया। तो ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम ये 1 और 2 जो पॉइंट है, ये किसे बता रहा है, ये इस पॉइंट को बता रहा है। और ये पॉइंट के पास क्या है, इधर से इधर डायरेक्शन है इसके पास और मैग्नीट्यूड भी है। तो समझ रहे हैं? तो अब हम जैसे बात किए कि 1 और 2, तो ये क्या है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि अब एक हम यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा वेक्टर ये बना देते हैं। जैसे इस चीज को बड़े अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब जैसे आपने देखा कि जो 3D में R3 था, उस वहां पे भी एक पॉइंट जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। R2 में भी एक पॉइंट जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से अगर कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं ना, हम उसे भी एक वेक्टर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम लोग डायरेक्ट जब बात करेंगे कि मैट्रिक्स का सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूफ कर देंगे। फंक्शन जो होता है f(x), g(x), ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे हो रहा है जरा यहाँ पे समझिए। अभी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। और यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हम जैसे कि यहां से, तो अब बताइए ये जो अगर हम बात करें इस वेक्टर का, अगर इस वेक्टर को कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करे, अभी तो मैंने बताया कि अगर कोई भी हम यहाँ पे जैसे ओरिजिन से जो था वो, उसे तो हम सीधे से एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा ऑर्डर पेयर्स होगा जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए वेक्टर यहाँ पे है ए वेक्टर है या जो भी आर वेक्टर है, तो इस वेक्टर को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जहां पे वेक्टर है वहां से देखिए कि ये कितने यूनिट एक्स में ट्रेवल किया हुआ है। तो आपने देखा 2 से लेकर के 4 तक, तो अपने देख पा रहे हैं कि 2 से 4 तक कहां से, मतलब 2 से 4, तो 2 से 1 यूनिट और दूसरा यूनिट, मतलब x में कितना ट्रेवल किया है, 2 यूनिट। मतलब ये जो पॉइंट्स, ये जो वेक्टर होने जा रहा है, मान लेते हैं या जो भी है, इस वेक्टर का नाम हम मान लेते हैं a है। तो इस वेक्टर का जो भी होगा वो क्या होगा, 2, x में 2 यूनिट, y में कितना यूनिट, देखिए यहां तक गया है, हम मान लेते हैं कि 3 अपना यहां तक है। थोड़ा आप लोगों की सुविधा के लिए देखिए y में कितना यूनिट गया है, 2 से लेकर के 3 तक, देखिए यहाँ है और कहां तक गया, मतलब यहाँ 2 था और 1 यूनिट ऊपर गया, तो मतलब 2 और 1, ये जो पॉइंट्स होगा 2, 1, x में 2 यूनिट, y में 1 यूनिट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। किस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को। तो आपने एक चीज वहां पे सीख रखा था कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है। पैरेलल शिफ्टिंग कहने का मतलब कि इसी वेक्टर को अगर हम यहां से लिख दें, कहां से, यहां से 4 से और यहां 6 तक, 4 से 6 तक, देखिए पैरेलली शिफ्ट हो गया ना। तो इस केस में भी अगर हम बात करेंगे, ये देखिए थोड़ा ज्यादा हम फिजिक्स में जा रहे हैं। अभी आपने समझा कि इस वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 1, ये एक ऑर्डर पेयर्स था जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे भाई, कि x में कितना यूनिट गया, y में कितना यूनिट गया, तो इस वेक्टर को i j के हटा करके हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि R2 के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर्स है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए, हमने पढ़ रखा था ना कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है। आप यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ क्या, इस चीज का देखेंगे तो यहाँ से 2 यूनिट था, ऊपर 1 था। अब जरा देखिए इस चीज के लिए भी बात करें तो इस वेक्टर को भी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, 2, इधर से 2 और इधर से 1। तो देखिए, तो पैरेलल शिफ्टिंग हमें वैसे ही पता है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए 2, 1 ही होगा। अब मान लेते हैं कोई वेक्टर ऐसा हो,
ये भी बड़ा सिंपल है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसे नेगेटिव साइड जा रहा है। ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, सिर्फ ये जो डायरेक्शन हो रहा है एक्स के नेगेटिव साइड डिस्टेंस हो रहा है, मतलब इस साइड आ रहा है। तो एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया बट कैसा, नेगेटिव। और यहाँ का वाई में भी कैसा आ रहा है, वाई में भी नेगेटिव आ रहा है। तो इस वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, अगर वेक्टर बी हो तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट्स होगा, ऑर्डर पेयर्स होगा, वो कौन सा ऑर्डर पेयर्स होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम नोट्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ खास नहीं है। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि R2 के अंदर जो होगा कोई भी पॉइंट्स होगा ना, वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि बाद में क्वेश्चन नहीं आए कि भाई वेक्टर स्पेस पढ़ रहा है और वेक्टर कहाँ गया, है ना। तो R2 के अंदर जो कोई भी पॉइंट होगा, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट्स है वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही चीज R3 हो तो भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो 3 डायमेंशन में उसके डायरेक्शन होंगे, आई में, जे में, मतलब एक्स में, वाई में, जेड में। अब यही चीज R4 रहे तो इसके अंदर का भी कोई पॉइंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। R5 रहे, R6 रहे, Rn रहे, तो भी इसके अंदर कोई पॉइंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे कि मैट्रिक्स कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी हम कुछ कमेंट आप लोगों को कह रहे थे। तो -2, -1। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप x में डिस्टेंस ट्रैवल करवाइए। अच्छा, आप लोग आंसर्स भी कमेंट कर दिए। जब हम इधर y में डिस्टेंस दिए हैं क्या, यहाँ पे -1, -2, हम इधर तो डिस्टेंस दिए ही नहीं है, फिर भी आप लोग आंसर्स कर रहे हैं, वाह, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आपको पता तो होना चाहिए ना कि y में कितना ट्रैवल किया है। हमें पता था कि यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट, x में 2 यूनिट किया है लेकिन नेगेटिव साइड, तो x में तो हो गया -2। अब लेकिन y में कितना किया है, अब यहाँ पे डेटा देते तब तो 1 यूनिट किया, 2 यूनिट किया, और हम चलिए डेटा बना दिया यहाँ पे 1 यूनिट का, -2 से -3 मतलब 1 यूनिट, तो कितना हो गया, -1। तो आपने देखा कि R2 के अंदर ये पॉइंट जो था वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। आ रहा बात समझ में। अब एक जरा यहाँ पे एक चीज समझना है यहाँ पे, कि जब हम स्केलर से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि इस वेक्टर में अगर हम इस वाले वेक्टर में अगर कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट कह सकते हो आप। स्केलर कहने का मतलब क्या होता है, जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 2 4, और ये क्या बन जाएगा 2, तो मतलब क्या बन जाएगा 4 और 2, क्या बन जाएगा 4 2। अब आपको पता है इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इस वेक्टर में ये जो डिस्टेंस है ना, और ये इतना और बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए 1 2, अब क्या हो जाएगा 3, और थोड़ा सा बढ़ेगा 1 2 3 4। x में देखिए कितना ट्रैवल 4 कर गया, और इधर पहले 1 था ना, अब देखिए 2 हो गया होगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये होता है कि वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये होता है, और आपने देखा कि हर एक R2 के अंदर का जो हर एक पॉइंट है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम एक कुछ यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, शायद आप लोग क्लास 11 12 में पढ़ के आए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। जस्ट क्या है कि डेटा जो है हमारे पास, डेटा का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जैसे कि अभी हम ये बोल रहे थे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जैसे कि अब हम आपको ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कि R2 के अंदर कोई भी एक पॉइंट्स है, मान लेते हैं कि 2 और 5 एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है आप समझ पा रहे होंगे। एक वेक्टर है अपना 2, 5, क्लियर। और इस वेक्टर को जैसे कि हम यहाँ पे ये कह दिए, जरा देखिए, ये कह दिए ये एक वेक्टर है अपने पास, ठीक है, ये वेक्टर, और हम कह दिए कि इसके अंदर ये 1 यूनिट ट्रेवल किया है और इधर 2 यूनिट ट्रेवल कर गया है। तो आप क्या 2 यूनिट ट्रेवल कर गया, इधर 1 इधर 2। तो इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, आप तो एक तो पहला तरीका है कि 1 2 लिख दीजिए। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं, मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको एक डेटा दे दें, थोड़ा सा इस मैट्रिक्स के बारे में भी समझिए। मान लीजिए हम डेटा दे दें कुछ बुक्स का और पेन का, क्या दे दें, बुक्स का और पेन का, और 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं कि एक राम है और कोई दूसरा श्याम है, 2 स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट इस बुक्स को खरीदता है मान लेते हैं कि 10 रुपए में या 11 रुपए में, और पेन को खरीदता है 2 रुपए में। और ये जो है थोड़ा सा महंगा कॉपी लेते हैं, 20 रुपए का कुछ बुक्स लेते हैं, और ये पेन लेते हैं 5 रुपीज का। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, डेटा क्या दिख रहा है, अगर हम बुक्स, पेन, रमेश, श्याम, जो भी राम श्याम, अगर ये सब चीजें लिख रहे हैं तब आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये बुक्स खरीदा है 11 रुपए का, ये पेन खरीद रहे हैं इतने का, ये खरीद रहे हैं इस तरीके से। अब इसी चीज को हम सेट कर दे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में, मतलब क्या 11 2 20 और 5। तो ये क्या कहलाएगा, अभी तो अब क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया। अगर ये सब नाम वगैरह है तब तक तो ठीक था कि ये क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसी डेटा को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख देने का मतलब क्या होता है कि अब एक मैट्रिक्स बन गया, और हर एक मैट्रिक्स किसी न किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम लोग क्लास 11 12 में सीधा मैट्रिक्स सीख रहे हैं, हम जोड़ते कैसे घटाते कैसे वो सीखते हैं।
लेकिन हर एक मैट्रिक्स किसी ना किसी डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है। आप एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से बताया गया कि दो मैट्रिक्स का ऐड करने का मतलब क्या होता है, कि एक दो बच्चों का ग्रुप ये है, दूसरे का ग्रुप और है, दोनों का कॉस्ट ऐड करना हो, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई करना हो तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मान लेते हैं कि अभी तक एक वेक्टर अपने पास ये था, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं क्या कि एक मैट्रिक्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। मैट्रिक्स कैसा कि जो फर्स्ट रो में एलिमेंट होगा वो एक्स के डिस्टेंस को बता रहा होगा, और जो सेकंड रो में एलिमेंट होगा वो बता रहा होगा वाई में कितना ट्रैवलिंग है। ये तो ये भी एक क्या हो गया, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा। आ रहा बात समझ में कि वेक्टर को, अब ये भी एक वेक्टर को, मतलब मैट्रिक्स भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, समझ रहे हैं। अब इसी चीज को आप बोल देंगे कि नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से आते हैं, अगर हम बात करें 2x2 मैट्रिक्स का, तो मतलब हम R4 की बात कर रहे हैं, R4 की मतलब इसमें एक्स एक्सिस में एक्स वाई जेड या जो भी चार x1 x2 चार एक्सिस चार डायमेंशन की बात करें तो हो सकता है कि ये पहला वाला पहले डायमेंशन का, फिर दूसरा डायमेंशन, ये तीसरे डायमेंशन, ये चौथे डायमेंशन में बता रहा हो डिस्टेंस को, तो ये भी क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर को हम लोग मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वेक्टर स्पेस पे। तो क्या आप लोग को ये आइडिया लगा कि ये क्या है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर्स में, मैट्रिक्स में, ये कमेंट करके बताइए। फिर हम आते हैं वेक्टर स्पेस के प्रॉपर डेफिनेशंस पे, ठीक है। तो अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि आर, अच्छा एक और बात कि रियल नंबर का पॉइंट्स भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कैसे, सॉरी रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइन ना, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ का एक पॉइंट ले लिए हम, क्या ले लिए, मान लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो क्या ये जो 1 पॉइंट है क्या एक डायरेक्शन को नहीं बता रहा, क्या बता रहा है कि 0 से हम इस साइड बढ़ रहे हैं। 1 मतलब 1 यूनिट x में। अगर आप अगर आपके मन में दिमाग में ये फिक्स है कि वेक्टर का मतलब आई जे के कैफ ही होता है, अगर आपके दिमाग में ये चीज फिक्स है कि वेक्टर का मतलब होता है आई कैप, जे कैप और के कैप, कुछ सफिक्स होगा जैसे ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर आपके दिमाग में यही चीज फिक्स है तो क्या इस केस में अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 क्या बता रहा है कि आई में मतलब एक डायरेक्शन में 1 है, बाकी जे में दूसरे डायरेक्शन में 0 है, तीसरे में 0 है, मतलब क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं। तो रियल नंबर्स के पॉइंट भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग इस वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। एक बार हम पहले कमेंट देख लेते हैं ताकि आगे बढ़ा पाए क्लास हम लोग। हाँ चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए वेक्टर स्पेस होता क्या है। अब अपने पास क्या है, वेक्टर आप समझ चुके हैं कि वेक्टर है क्या। तो अब हम क्या मान लेते हैं कि एक है अपने पास भी, क्या है, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा हम बता दें कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, जरा समझिए। अगर नॉर्मली आपके पास कोई सेट हो जिसके अंदर एलिमेंट जो एलिमेंट एज अ वेक्टर हो, मतलब कि भी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, वेक्टर है। तो मान लेते दो वेक्टर लेते हैं, R2 का ये कैसा वेक्टर वाला है, R2 का वेक्टर, इसके अंदर मतलब 2 डायमेंशन वाले वेक्टर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते दो ले लेते हैं, एक 2 और 5, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर लेते हैं 5 और 6। तो इस दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस 11 12 में वेक्टर का एडिशन पढ़ के आए होंगे। वेक्टर एडिशन यहाँ पे चूंकि सिंपली होगा क्या, ऑर्डर पेयर्स है ना, तो यहाँ पे आप यही चीज को आप आई कैप जे कैप के कैप में करते हैं, तो आई वाला आई के साथ ऐड होता था, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे डायमेंशन 2 है तो क्या 2 5 के साथ, पहला वाला पहले डायमेंशन के साथ, दूसरे वाला दूसरे डायमेंशन का, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब क्या 2 + 5 7, 5 + 6 11। तो ये आ गया नया वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन इस तरीके से। तो इस तरीके से डिफाइन होता है वेक्टर एडिशन। और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं, वेक्टर का होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वो अलग चीज हो जाएगा। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक वेक्टर को, जैसे 2 5 है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मतलब जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई करना 2 से, आपने देखा था ज्योमेट्रिकली क्या होता है ना। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इससे भी होगा और इससे भी होगा, मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ये एक नया वेक्टर बनेगा, स्केलर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर के अंदर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या काम करता है, एक एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्सटर्नल कंपोजिशन का काम करता है। देखिए एक वेक्टर था, एक आर, जैसे ये वेक्टर हो सकता है भी का मेंबर हो, R2 का मेंबर हो, ये R2 का सेट का मेंबर है, और ये कहां से मेंबर आ रहा है, स्केलर रियल नंबर से आ रहा है 4। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई किए फिर इसी के अंदर आ गया, वेक्टर के अंदर ही आ गया। तो यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन के जैसा काम करता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो एक्सटर्नल कंपोजिशन के जैसा काम करे। एक्सटर्नल मतलब कि एक बाहर से लिए मल्टीप्लाई किया और अंदर ही दे दे। ये सुबह हम बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, हम फिर से एक बार आप लोगों से बता दें
सुबह क्लास नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम बहुत अच्छे से बताए हैं। और 1 घंटा क्लास लेने का मतलब बेसिक अभी कोई जरूरत नहीं है ये सब बाइनरी ऑपरेशन वगैरह जो हम सुबह पढ़ाए 1 घंटा, लेकिन हम चाह रहे हैं पता है लीनियर अलजेब्रा बहुत से स्टूडेंट को परेशान करता है, क्योंकि स्टार्टिंग लोग कहाँ से करते हैं, सीधा वही ऐसे होगा, भी होगा, ये होगा, सेटिस्फाई करेगा, हो गया वेक्टर स्पेस, तो यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि हम दैट यहाँ से स्टार्ट करें फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स पे टाइम दे रहे हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिए और जो बेसिक्स बताएगा उसको जरूर देख लीजिए। तो क्या बोले, आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन जैसा काम कर रहा है, और जो वेक्टर का एडिशन था, 2 वेक्टर का एडिशन, वो इंटरनल कंपोजिशन के जैसा काम कर रहा है। कैसे? 2 वेक्टर है, ऐड किए, वेक्टर ही आ गया, उसी मतलब इसके 2 एलिमेंट लिए फिर ऐड किए, उसी के अंदर आ गया। आ रहा है बात समझ में? अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग वेक्टर स्पेस का एक मतलब रफली आइडिया लेते हैं कि वेक्टर स्पेस है क्या, उसके बाद इसके प्रॉपर डेफिनेशंस को हम लोग जानेंगे। तो अभी मैंने एक चीज हम बार बार बता रहे थे फील्ड के बारे में, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, सारे लोगों से। इफ कोई फील्ड है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना सेटिस्फाई करके आ रहा होगा ये सेट, कि ये फील्ड हो रहा होगा? कमेंट करके बताइए, फिर से सुनिए। अगर एफ फील्ड है तो आपको पता है फील्ड क्या होता है? फील्ड तो एक रिंग ही होता है ना, कि प्लस और डॉट, ये तो क्या होता है, एक रिंग ही होता है। और ये रिंग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, मतलब ये फील्ड होने के लिए ये एफ जो सेट है कितना प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके फील्ड हो रहा होगा? कमेंट करके बताइए। हम सिर्फ सारे लोग को ये तो नहीं कह सकते कि सारे कमेंट सारे प्रॉपर्टीज बताइए, लेकिन हाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये फील्ड है तो कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। 12, कुछ लोग 11 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 कह रहे हैं। अब तो हमको काउंट करना पड़ेगा। सुधा कह रही है 12, घनश्याम कह रहे हैं 12, रमेश कह रहे हैं 12, बाकी सारे लोग 11 है। हम चेक कर लेते हैं। देखिए फील्ड होने के लिए रिंग होना चाहिए ना, और रिंग भी कैसा होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। मतलब कि इसको अगर होना है फील्ड तो सबसे पहले तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर 1 अबेलियन, अबेलियन मतलब कितना, 5 अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद और होता है क्या, अब एक चीज क्या, अब बात किया जाए मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में तो 5 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में क्या कौन कौन, 2 कंपल्सरी होने चाहिए। कौन कौन? एक होता है क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव, यूनिटी, ये 3 ये 4 हो गया। और उसके बाद एक क्या होता था आपको याद होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा जो सेटिस्फाई करवाते थे, 5वां नंबर, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता था कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर से सुनिए, अबेलियन ग्रुप के लिए 5, यहां से 1 क्या, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, यूनिटी, फिर ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये तो था पहला में 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, और 2 क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, 2 क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 11 वालों की संख्या ज्यादा थी। हाँ चलिए बहुत अच्छा। अच्छा उसके बाद अब 12 आने लगा, वेरी गुड, अच्छा कॉपी करते हैं सब लोग। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फील्ड हो गया। तो अब हम क्या बताते हैं, देखिए अब एक ले लेते हैं भी, क्या ले लिए हम, जरा बहुत अच्छे से एकदम समझना है, पहले इसको समझ जाएंगे तब जाके हम प्रॉपर डेफिनेशंस भी लिखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अगला क्लास में ना 1.5 घंटे का क्लास होगा, उसको रिकॉर्डेड देंगे हम, ठीक है, उसको डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। हाँ तो एक क्या है, वी क्या है, कोई वेक्टर स्पेस का सेट है, और V के अंदर आपको पता है वेक्टर्स, ये क्या है, वेक्टर्स का सेट है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना वो वेक्टर है, वो वेक्टर R2 के हो सकते हैं, R के वेक्टर हो सकते हैं, R3 के वेक्टर हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स का सेट हो सकता है, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कह रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एडिशन डिफाइन कर रहा है, क्योंकि अच्छा ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है इसके लिए, और एक क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, किसके लिए, इसके लिए। तो आप एक बात बताइए, ये हम बना दिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता था भाई, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता था कि जिस सेट के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशन है इसका बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स वेक्टर हैं, तो ये क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, ये क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर से सुनिए, और ध्यान रखना है कि क्लोज होना चाहिए। चलिए अब हम क्या बात कर दिए कि ये कोई वेक्टर स्पेस भी था, ये वेक्टर का एडिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर जनरली कहते हैं, और इस चीज को हम इंटरनल कंपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो देखिए बी क्या था, एक वेक्टर का सेट था, बहुत सारे इसके अंदर वेक्टर्स हैं। ये क्या है, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, और आपको पता है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब बनता है, जब ये अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन हो, किसके ऊपर, भी के ऊपर।
क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए v के ऊपर। अब जरा ध्यान दीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या, मतलब दो एलिमेंट दे तो इसी के अंदर आना चाहिए, क्लियर। और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। तो जब आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन, यहाँ पे ये डॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन है, तो इस एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए एक फील्ड चाहिए, और हमेशा ये एक्सटर्नल कंपोजिशन फील्ड के ऊपर ही डिफाइंड होता है। मतलब वेक्टर स्पेस हम जब भी बात करेंगे तो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, समझ रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस ये जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है हमेशा फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है। इसके बारे में भी बात करें तो फील्ड मतलब एफ प्लस और डॉट, क्या किसी को दिक्कत? फिर से सुनिए, यह स्ट्रक्चर समझना है यहाँ पे कि v प्लस और डॉट क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये क्या है, इंटरनल कंपोजिशन किसके लिए, इसके लिए। ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन किसके लिए, v के लिए। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन है तो एक तो सेट चाहिए होगा, तो वो सेट क्या होता है, एक्सटर्नल को कंप्लीट कराने के लिए v प्लस डॉट। और ये क्या है भाई, ये आपका फील्ड है। फील्ड मतलब 12 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अबेलियन हो रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी अबेलियन हो रहा होगा, लेकिन ईच नॉन जीरो एलिमेंट का सेट से फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात क्लियर है। अब आइए इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, पता है हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कह देंगे, किसके ऊपर, ओवर v। तो ध्यान देंगे कब कहेंगे, जब कुछ ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कह देंगे कि v इज वेक्टर स्पेस ओवर f। तो इसीलिए v वेक्टर स्पेस ओवर, हमेशा किसी न किसी के ऊपर ही बात किया जाता है। वेक्टर स्पेस हमेशा किसी न किसी के ऊपर बात किया जाता है। तो वेक्टर स्पेस ओवर v, सॉरी वेक्टर स्पेस v ओवर f, क्लियर। तो कब कहेंगे, जब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, सिर्फ तीन। आपको बहुत से बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि हम रिंग फील्ड के लिए बता रहे थे, तो फील्ड के लिए तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं ना। पहला क्या होना चाहिए था, एफ जो इसके सेट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए था, अबेलियन होना चाहिए था, इसके अंदर 5। फिर क्या होना चाहिए था, इसके लिए ईच नॉन जीरो सेट का ये भी अबेलियन होना चाहिए था, सारे नॉन जीरो एलिमेंट को सेट बनाए तो ये भी 5 होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टी। फिर क्या, ये तो देख रहे थे 12 प्रॉपर्टीज यहाँ पे फील्ड के लिए होता है, लेकिन उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते थे, इसके लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग और डिस्ट्रीब्यूटिव अलग। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो टोटल ऑक्सीजन्स होंगे वो 10 होंगे, लेकिन 5 एडिशन के लिए होगा और 5 इस बाहर वाले ऑपरेशंस के लिए, जिसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। जरा समझिए कि 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या, पहला तो इसके लिए ऑपरेशन, फिर इसके लिए ऑपरेशन, फिर दोनों के लिए ऑपरेशन। तो पहला क्या होना चाहिए, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर फील्ड एफ। कब, जब पहला कंडीशन क्या होगी, ये जो भी आपको दिख रहा है भी क्या था, वेक्टर का सेट था, और ये क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या था, इंटरनल कंपोजिशन था, याद है क्या था, ये इंटरनल कंपोजिशन था। तो v और यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है ये क्या हो जाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप हो जाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अब अबेलियन ग्रुप होगा तो कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेगा, फिर से सुनिए, v प्लस और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये इंटरनल कंपोजिशन है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ठीक है v के लिए। अब ये चीज वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, जब v और प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप हो जाए। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज हम फिर से आपको बता दें कि यहाँ का जो प्लस है वो अलग है, वो क्या है, ये जो प्लस है, ये जो डॉट है वो फील्ड के लिए था, और ये जो प्लस है वो वेक्टर का एडिशन है, ये जो डॉट है वो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या, कि v और प्लस जो है अबेलियन ग्रुप हो जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन, कि v का 2 एलिमेंट लिए, फिर ऐड किया, इसी के अंदर है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है बात। चलिए हम लिख भी देते हैं कि पहला क्या, v और प्लस जो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब लिख सकते हैं क्लोजर लॉ। चलिए हम लिखेंगे, फिलहाल अभी समझ लीजिए कि पहला ये होता है। फिर सेकंड जो होता है, सेकंड जैसे कि हम सेकंड क्या कहते हैं कि ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर सीधे डायरेक्ट हम इसी को सेकंड में लिख सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। ये क्या होना चाहिए कि स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड होना चाहिए। इसी चीज को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं आप, दैट इज ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बात हम फिर से बता रहे हैं कि सुबह क्लास नहीं देखें तो ये सब आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी कि अबेलियन ग्रुप क्या था। अबेलियन ग्रुप हम सुबह समझाए थे कि v प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स।
5 प्रॉपर्टी। यहाँ हो गया 5 प्रॉपर्टी, पहले केस में 5 प्रॉपर्टी। फिर दूसरा में क्या होना चाहिए, ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टी, इसके लिए तो हो गया 5 क्या अबेलियन होना चाहिए, इसके लिए 5 हो गया। इसके लिए 1 होता है, वो क्या होना चाहिए कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। अब मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए, मतलब क्या, इसी चीज को दूसरे शब्द में ये लिख सकते हैं कि अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये भाई, तो v का कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, मतलब एक एलिमेंट तो आप ले लीजिए f से, क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है ना, तो एक्सटर्नल मतलब कि यहां से एक एलिमेंट लेना होगा हमें, तो एक एलिमेंट ले लिए f से और दूसरा एलिमेंट ले लिया हम u ले लिए यहां से v से। बहुत से अलग अलग में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा जाता है, u ले लिया जाएगा, इससे अल्फा ले लेंगे। मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि एक एलिमेंट यहां से ले लिए, एक एलिमेंट यहां से लिए, सॉरी यहां v से लिए, और ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए यू बिलोंग करेगा किसके अंदर, v के अंदर, किसके लिए, फॉर ऑल, यहां पे यहीं पे लिख दीजिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ और यू बिलोंग्स टू v, कोई भी दोनों का लीजिए, वो दोनों का जो कंपोजिशन है वो v में ही आना चाहिए। ये कहता है सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड होना चाहिए। इसी चीज को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जब पहले ही कह दिया गया ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, तो ये तो ऑब्वियस क्लोज ही होगा, क्योंकि एक्सटर्नल है मतलब कि उसी के अंदर आ रहा होगा, तभी तो एक्सटर्नल कह रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट्स तब होता है कि जब हमें इसके बारे में नहीं पता होता कि स्केल एक्सटर्नल है या इंटरनल है या नहीं है। जब हमें पता नहीं होता है तब हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि हाँ आ रहा है, तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर? तो एकदम इसको भी हम एक इसके जैसा ऑक्सियम्स जैसा क्रिएट करते हैं कि इसके अंदर 5 और इसके अंदर सिर्फ 1, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नया सीखना है वो है तीसरा, और थर्ड नंबर क्या है जरा समझिए। थर्ड नंबर ऑक्सियम्स क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑक्सियम्स या पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, ऑक्सियम्स फॉर क्या कह सकते हैं, वेक्टर एडिशन, या एडिशन ऑफ वेक्टर, या सीधा सीधा एडिशन लिख दिया, ऑक्सियम्स फॉर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें 4 प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया 5, इसमें हो गया 1, 5 और 6, और यहाँ पे होता है 4। इसको हम ABC कर देते हैं, ये A हो गया, ये हो गया B में 1 है, और यहाँ पे दे देते हैं C के अंदर देखिए नंबरिंग करते हैं। पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो होता है यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं इसे, लेकिन किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव पे जब भी बात होगा तो दोनों ऑपरेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। क्या होगा जरा देखिए, इसमें क्या होता है कि एक अपने पास एलिमेंट आप लीजिए, एक एलिमेंट लीजिए इससे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब दोनों ऑपरेशन का यूज होगा, जरा समझिए कैसे। एक एलिमेंट ले लिया हम, लिख दिए ए ले लिए हम f से, क्या ले लिए, ए ले लिए f से, और u और v ले लेते हैं कहां से, इस v से। एक एलिमेंट लिए यहां से और 2 एलिमेंट लिए यहां से। अब देखिए क्या होगा बेनिफिट्स से, हम क्या करने वाले हैं, a इंटू, अब a इंटू u प्लस v। अब एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो एक u है दूसरा v है, तो 2 वेक्टर का एडिशन क्या होगा, एक वेक्टर आएगा। फिर से समझिए, 2 वेक्टर का एडिशन जो वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो मतलब ये अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, मान लेते हैं w है, और उसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है। a कहां से था, a स्केलर था f का, तो ये जो डॉट होगा वो डॉट किसका होगा, f का होगा कि v का होगा, कमेंट करके बताइए। जो लोग शुरू से क्लास देख रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वो ये चीज बता सकते थे। फिर से सुनिए, ये वेक्टर w है, ये a फील्ड का है, ये w v का है, a जो है f का है। तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है वो डॉट किसका होगा, f का डॉट होगा, मतलब यहाँ पे भी तो डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है, तो ये डॉट किसका होगा, f का या v का। हम ये सुनना चाह रहे हैं सभी लोगों से, जो लोग समझ पा रहे हैं वो बिल्कुल बता पाएंगे ये डॉट किसका है। चलिए जल्दी से बताइए, ये डॉट किसका है। चलिए 2 लोगों का आया v का, गलत आंसर किन्हीं का नहीं आ रहा है, अरे f वाले कोई नहीं है जी। चलिए बहुत अच्छा है, सही ना प्रवीण, वेरी गुड। संदीप कुमार कह रहे हैं कि सैम 4 का पूरा वीडियो मिलेगा सर। अच्छा नहीं, अभी तो खत्म हो गया है, कल देखते हैं, हम कल दे देंगे। आप ऐप इंस्टॉल कीजिए और ऐप में जाइए और वहां पे आप देखिए, है ना। चलिए, तो ये जो डॉट है ना, वो डॉट किसका है, v का डॉट है। क्यों, क्योंकि देखिए वेक्टर और स्केलर, तो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट कहलाता था ना। तो इसीलिए ये जो डॉट है किसका है, ये जो डॉट जो है वो किसका है, ये डॉट अंदर वाले का है। अच्छा, ये जो अंदर में एडिशन है वो एडिशन किसका है, जल्दी से बताइए, ये एडिशन किसका है, हाँ ये एडिशन किसका है बताइए।
अच्छा आ गया आंसर, समीर कह रहे एफ का, वाह वेरी गुड समीर। अब यहाँ पे समीर देखिए, अभी तो हम समझाए ना कि ये स्केलर का काम कर रहा है ना, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब वेक्टर के साथ जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काम करता है। और ये वाला डॉट क्या करता है, एफ के ही दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। याद है ना फील्ड में कि इसके प्रॉपर्टी में इसी के रिस्पेक्ट में कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा तो नहीं था ना कि ये बाहर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाता था एफ के साथ, ऐसा तो नहीं था, इसी के अंदर के एलिमेंट को एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाता था ये ऑपरेशन। बट ये क्या है, एक्सटर्नल बाहर के एलिमेंट को इसके एलिमेंट से ऑपरेट करवाता है। ठीक है, हाँ भी का ही है। ठीक है, हाँ संदीप आप ऐप धनबाद मैथ्स एकेडमी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे आपको ना नीचे एक स्क्रीन पे बॉटम पे दिख रहा होगा क्या कि इंस्टॉल आवर एप्लीकेशंस फॉर फुल कोर्स ऑफ बीएससी वगैरह वगैरह, इस तरीके से कुछ वहां से कुछ पढ़ सकते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं कि देखा देखा आपने, अच्छा ये एडिशन भी किसका था, दो फैक्टर के बीच ऐड हो रहा था, तो ये एडिशन भी उसका था या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसका था, ये ध्यान रखना है। तो क्या कहता है कि अब देखा आपने कि इसके अंदर में 5 ऑपरेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इसके अंदर में 1 होने चाहिए, और इसके अंदर में क्या क्या होना चाहिए देखिए, एक लीजिए आप एफ से, 2 लीजिए भी से, तो दोनों का जो रिजल्ट होता है क्या कि दो फैक्टर को ऐड किए मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए कि ए का ए डॉट यू कर दे, ए डॉट यू कुछ नहीं है तो उसके अंदर ये वाला मल्टीप्लिकेशन से ए यू प्लस क्या कर दिए, प्लस कौन सा ये वाला प्लस है, फिर क्या कर दे ए भी कर दे। क्या ये बात समझ में आया, ये ए है ए वाला, ये है बी वाला और यहाँ पे सी, तो ये पहला बात समझ में आया क्या, ये सब किसके लिए होता है, फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देंगे आप फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ और यू भी बिलोंग्स टू बी, मतलब जितने भी पॉसिबल है सबके लिए काम करता है, नंबर 1। अब सेकंड में क्या, अब इस बार भी से 2 लिए थे ना, भी से क्या लेते हैं, भी से 1 लेते हैं, इधर से 2 लेते हैं, मतलब इधर से ले लेते हैं ए कॉमा बी, कहां से, ये ध्यान रखना, फॉर ईच क्या ले लिया जाए, ए कॉमा बी, यहां से 2 लेते हैं इस बार एफ से, और एक एलिमेंट लेते हैं यू लेते हैं कहां से, बी से। अब क्या कहता है कि ये चीज ए प्लस बी कर दी जाए, आप उसके बाद भी इधर से मल्टीप्लाई करें चाहे आप भी इधर से मल्टीप्लाई करें। अब फिर से एक बार समझिए कि यहाँ पे जो डॉट होगा वो किसका होगा, डॉट जो होगा वो वेक्टर का होगा, क्योंकि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए प्लस बी। अब ये देखिए बेनिफिट्स क्या होगा, ये फील्ड हम इसलिए लेते हैं ना क्योंकि देखिए ए और बी, ये भी कहाँ एफ का मेंबर, बी भी कहाँ एफ का मेंबर, तो दोनों का जो एडिशन हो जाएगा वो भी कहाँ होगा, एफ का मेंबर होगा, मतलब स्केलर होगा, इसीलिए यहाँ पे फील्ड लिया जाता है, ताकि चूंकि फील्ड एफ तो क्लोज है ना एडिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब ए एफ का मेंबर बी एफ का मेंबर, तो चूंकि वो फील्ड है मतलब क्लोज एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ए प्लस बी जो होगा एफ का ही मेंबर होगा। क्लियर, तो देखिए एफ, अब ये एक मेंबर और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पर ये जो रिजल्ट है दो स्केलर का एडिशन है, जो कि कहाँ कहाँ होता है, एफ के अंदर, तो ये वाला एडिशन जो है ना वो यहाँ पे हो रहा है। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए ये चीज क्या हो जाना चाहिए, ये चीज हो जाना चाहिए ए, यहाँ पे यू कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि यू पहले आता है ना, तो ए यू हो जाए और फिर क्या हो जाए प्लस बी यू, ठीक है, तो ये होना चाहिए सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वेक्टर के एलिमेंट पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और इसके एलिमेंट पे भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए। और थर्ड एलिमेंट क्या है, इसके लिए भी क्या है, फॉर ईच, मतलब यही चीज जो अभी आपने डिफाइन, जो हम जिस ऑर्डर में डिफाइन कर रहे हैं ना, इसी ऑर्डर में आप अगर डिफाइन आप लिखते हैं ना तो ये ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में लिखना जरूर नहीं है, लेकिन हम जिस ऑर्डर से लिख रहे हैं तो हम एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसमें हम देखे हुए हैं कि ये लिखेगा तो ना ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड हम बताएंगे। फॉर ईच यहाँ पे भी वही चीज लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू एफ, ये वाला दोनों सेम है, कैसे सेम है जरा हम बताते हैं। देखिए बी, इस बार सिर्फ दोनों का एडिशन था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था, इस बार क्या कर देते हैं ए और बी दो का प्रोडक्ट, और क्या कर रहे हैं हम लोग दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन है ना इस बार जरा वो कुछ अलग तरीके का है, ए है और बी और यहाँ पे हम ले लेते हैं यू, ए बी यू। देखिए ध्यान से यहां पे जो डॉट होगा वो कौन सा डॉट होगा, वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो डॉट होगा वो यहाँ का डॉट होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये जो डॉट होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये जो डॉट होगा वो भी क्या होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के तो वेक्टर बनाएगा ना, और फिर दोनों मिलकर के जब वेक्टर बनेगा तो फिर स्केलर मल्टीप्लाई होता है, दोनों जगह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये चीज एसोसिएटिव हो जाए, मतलब क्या कि ए और बी का पहले ऑपरेशन हो जाए और उसके बाद हो जाए इधर यू, इसके बराबर हो जाए। तो आप देखिए अब यहाँ पे जो ऑपरेशन आ गया होगा, बहुत इतना डेप्थ में नहीं जाना है, जब आप अच्छे लेवल्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पे जो डॉट होगा वो किसका डॉट हो सकता है। तो अब देखिए अब ये जो डॉट हो जाएगा किसका डॉट हो जाएगा, ए और बी के अंदर एफ का डॉट होना चाहिए, क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स पे बात कर रहे हैं।
ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डॉट भी का डॉट इसलिए हुआ क्योंकि दो के स्केलर में स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के भी क्या बनता है, उसी वी का मेंबर बनता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, तो इसीलिए फिर वी का मेंबर बन गया फिर, तो इसलिए यहाँ पे डॉट है। और यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, देखिए एसोसिएटिव कहते हैं इसको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला जो रिजल्ट है उसको जरा ध्यान दीजिए। फोर्थ नंबर हम नीचे लिख दे, क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फोर्थ नंबर यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, देखिए फोर्थ नंबर। और फोर्थ सबसे सिंपल है, क्या कि जो यहाँ का आइडेंटिटी होता है ना, वो इसके लिए आइडेंटिटी का काम करने लगता है। कैसे, जरा समझिए। यहाँ का जो आइडेंटिटीज है वो इसके लिए आइडेंटिटी का काम करता है। मतलब कि वन जो है, वन कहाँ है? एफ का मेंबर है। क्यों है एफ का मेंबर? क्योंकि एफ क्या था? फील्ड था। फील्ड था मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब वन उसके अंदर है। किसके अंदर? एफ के अंदर है वन, ठीक है। तो वन क्या एफ के अंदर है, और एक ले लिया जाए, एफ ले लिया जाए वन से, और इसके बाद फॉर ऑल यू लीजिए आप भी से, कोई भी वेक्टर लीजिए, तो अपने पास क्या मिलने जा रहा है? वी हैव। तो अपने पास ऐसा होना चाहिए, वन का जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू के साथ तो हमेशा यू ही आएगा। मतलब देख रहे हैं आइडेंटिटी के जैसा काम करने लगा। आप खुद भी करके देख लीजिए। जैसे कोई वेक्टर ले लीजिए 2 और 5, कोई वेक्टर ले लीजिए, वन का स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको पता है स्केलर मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ ऐसे डिफाइन करेंगे, इसके 2 5 ही रह जाएगा, मतलब यू से किया तो यू ही रह जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये था प्रॉपर डिफिनेशन। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करवाते हैं। अगर ये पांचों सेटिस्फाई किया, इधर का 4, यहाँ का 5 और यहाँ का 1, मतलब टोटल जो कितने हो गए? 10 प्रॉपर्टी हो गए। अब इसी चीज को अलग अलग बुक क्या करता है कि ये सब नाम वाम नहीं देगा, सीधा सीधा बोल देगा इसके रिस्पेक्ट में। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। इसके बाद जो भी हम, ये मेरे नजर में ऐसा है कि सबसे सिंपलेस्ट है, हो सकता और भी हो, लेकिन मेरे लिए ऐसा है कि सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि आप यहाँ से 5 प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। अबेलियन ग्रुप मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। 5 यहाँ किसके लिए? 5 भी के लिए और इस एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए। फिर यहाँ क्या क्लोज होना चाहिए? स्केलर से, ठीक है। 6 हो गया। और 4 यहाँ पे कौन कौन? ये लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन पे, डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ इससे, फिर एक ऐसा और फिर एक ऐसा। ये चीज तो जल्दी से बताइए, क्या सारे लोगों को ये क्लियर हुआ? क्या अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस लिखेंगे इसका, और फिर एक एग्जांपल्स करेंगे, और फिर कल जो होगा ना 6-7 एग्जांपल्स का हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। बताइए सारे लोग, क्या ये वेक्टर के बारे में क्लियर हुआ कि क्या है वेक्टर? अब ये जो हम बार बार यहाँ पे फर्स्ट वाले में बोल दिया ना कि 5 प्रॉपर्टी उसी के अंदर है, अब हम जब लिखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन तो उसके अंदर के प्रॉपर्टी को भी हम धीरे से डिस्क्राइब करेंगे। मतलब क्या कि आपको एग्जाम्स में वहां पे लिखना है, ठीक है। तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 मींस के अबेलियन, फिर स्केलर के लिए 1 जो क्लोज होता है, फिर इसके लिए 4, तो 4 आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? पहला याद था, पहले क्या ले रहे थे? 1 ले रहे थे, इधर से u भी ले रहे थे, क्या u और v ले रहे थे, क्या होना चाहिए था? u प्लस v डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था, au प्लस ab। फिर क्या इसी तरीके से दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? इधर से 2 लिए, इधर से 2 लिए और इधर से 1 लिए, फिर a प्लस b u डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर इसी में क्या एक तो हो गया, फिर ए और बी सेम इसी जैसा यू ले लीजिए, और फिर क्या ए बी यू। समझ रहे हैं? यहाँ पे इस तरीके से क्या था? ये एसोसिएटिव टाइप इस तरीके से, और ये आ जाए इधर से ए बी फिर यू, और फिर अंतिम क्या था? ये तो सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया था, और अंतिम क्या था? आइडेंटिटीज वाला, 1 बिलोंग्स टू एफ वाला। तो क्या है? किसी को प्रॉब्लम जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे लोग, क्या ये दिक्कत यहाँ पे कोई? अब हम लिखे वेक्टर स्पेस का प्रॉपर डेफिनेशन, क्या है वेक्टर स्पेस? हाँ हाँ जी, ना तो अरे नहीं नहीं, हम इसलिए लेफ्ट हैंड में लिए थे कि मान लीजिए कुछ ऐसा होता भी है तो राइट से तो पढ़ा ही सकते हैं। नहीं, हम वैसे वो हम बोलने ही वाले थे कि लेफ्ट में दीजिए, तो वैसे ही पहले लेफ्ट में ही दी थी। अच्छा, बाइक के लिए 1 बजे तक सारा क्लास खत्म हो जाता है, 1 बजे के बाद आइए। हम्म। कौन लोग? अच्छा तो सुनिए ना, थोड़ा सा अभी हम लाइव कर रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं आराम से। हाँ हाँ ठीक ठीक। चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, लेफ्ट में ही मिल रहा है, पता नहीं जो भी है।
चलिए ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर डेफिनेशंस के ऊपर। तो आपने देखा ना कि ये चीज डेफिनेशंस क्या है, लेकिन इसको एक अरेंज ढंग से लिखने के लिए मुझे इसकी जरूरत है और आपको प्रैक्टिस का। ठीक है, लिखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो डेफिनेशंस हम यहां से शुरुआत करते हैं। क्या इसके लिए अपने पास वेक्टर स्पेस के लिए एक फील्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे पक्का पता है कि फील्ड एक होना चाहिए, एक वेक्टर का सेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपका ये क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, लेट एफ प्लस और डॉट, ये क्या है, एक फील्ड होगा, बी अ फील्ड, बी अ फील्ड, ये क्या है, बी अ फील्ड, द एलिमेंट ऑफ एफ। अब एफ का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, स्केलर कहलाता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो एफ जो फील्ड है इसके अंदर के जो एलिमेंट्स क्या है, स्केलर होते थे। तो लिख दे रहे हैं, उसको भी नोटिस कर दे रहे, नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, द एलिमेंट ऑफ एफ, द एलिमेंट ऑफ एफ, द एलिमेंट ऑफ एफ विल बी कॉल्ड, will be called scalars। ठीक है, यहां तक क्या, सिर्फ एक फील्ड लिए। अब हम एक भी लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट होंगे वो वेक्टर्स होंगे। तो लिखिए इसके बाद कि लेट भी बी नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर वेक्टर, लेट भी बी नॉन एम्प्टी। अब बोलेंगे कि यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी क्यों मेंशन कर रहे हैं और इसमें नॉन एम्प्टी क्यों मेंशन नहीं किए। क्योंकि हम इसमें नॉन एम्प्टी इसलिए मेंशन नहीं कर क्योंकि ये फील्ड है। तो फील्ड है तो ऑब्वियस है कि वो नॉन एम्प्टी होगा, तभी फील्ड हो रहा होगा, वो फील्ड है और इसके बारे में हमें बात करना है, भी के बारे में। तो लेट भी बी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। अच्छा ये बात है ना, हम सही है कि हम वहां पे बोले रहे कि लेफ्ट हैंड में दीजिए, नहीं तो फिर तो मतलब मजाक हो जाता है कि सबको लेफ्ट में ही दे रहे हैं और आपको बोलना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम वैसा सोच करके कहते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग डरा दिए थे कि ये हो जाता है, वैसा हो जाए, ऐसा वैसा कुछ। हाँ, तो इसलिए हम ऐसा सोच करके गए थे कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम होता है तो क्लास तो बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, सैम 2 4 आप लोग का, फिर और भी जो लोग जहाँ क्लास ले रहे हैं। तो इसलिए हम सोचे कि अगर मान लीजिए कि राइट हैंड में देंगे तो हम नहीं, राइट में नहीं लेंगे, लेफ्ट में लेंगे, ताकि हम राइट से पढ़ा सके। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं कि लेट भी बी नॉन एम्प्टी सेट whose elements will be called vectors, whose elements called vectors। अब यहां तक सिर्फ एक एफ लिए, एक भी लिए और कुछ नहीं। अब इसके बाद वेक्टर को डिफाइन करते हैं, क्या, रिसेट भी, रिसेट भी, ठीक है, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस। कौन कौन, कॉल्ड वेक्टर एडिशन, कॉल्ड वेक्टर, कॉल्ड वेक्टर एडिशन, जिसे हम क्या प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी चीज को हम क्या एक और चीज कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट डॉट से कहते हैं, और इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन भी, इन भी, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन भी ओवर एफ। ठीक है, दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है तो दोनों बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। तो दी स्ट्रक्चर, दी स्ट्रक्चर कौन सा, भी प्लस और डॉट, ये दी स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, is called a vector space over the field f, over the field, over the field f if the following, if the
फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब आते हैं कंडीशंस के ऊपर। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ पा रहे हो। एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लें, ठीक है। अच्छा, पीयूषा पाठक कह रही है कि कोई वैक्सीन लेफ्ट में मिलता है। अच्छा, हमको बचपन वाला याद नहीं है ना कि लेफ्ट में मिला था कि राइट में मिला था। चलिए, इसके पीछे भी हो सकता है कुछ साइंस हो, है ना। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि लेट एफ बी अ फील्ड, और उसके बाद क्या, एक वी क्या है, कोई वेक्टर का सेट है। उसके बाद क्या बोलते हैं, दी सेट टुगेदर, दी सेट भी टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। टू बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन सा है? पहला क्या है, कॉल्ड वेक्टर एडिशन, जिसे हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिख दीजिए। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा दिए ताकि यह स्पेशल हो थोड़ा सा। फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर एफ, इसको कह सकते हैं आप इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। दी स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ध्यान रखना, ओवर द फील्ड एफ, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आते हैं हम लोग कंडीशंस के लिए। देखिए, अब फर्स्ट क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन जिसे आप ए नंबर देकर लिखिए, क्या लिखेंगे कि ऑक्सियम्स फॉर, ऑक्सियम्स फॉर, या फिर इसी चीज को दूसरा तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए, बी प्लस इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। या इसी चीज को लिख सकते थे आप अपने अपने अगर प्रॉपर वे में लिखना चाह रहे हो तो ये लिखिए। आप अगर अपने हिसाब से लिखे, अपने लिए थोड़ा सा नोट बना करके लिखे, तो आप लिख सकते थे कि ऑक्सियम्स फॉर वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होता है, 5 ऑक्सियम्स होते हैं। इसी को लिख दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पे करके ब्रैकेट दोनों लिख दीजिए, दैट इज ऑक्सियम्स फॉर वेक्टर एडिशन, ऑक्सियम्स फॉर ऑक्सियम्स फॉर वेक्टर एडिशन। और इसमें क्या क्या होता है आपको पता है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब पहला क्या होना चाहिए, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ क्या होता है, ले लीजिए कि लेट, या फिर लिख सकते हैं फोर, या फिर डायरेक्ट लिखिए कि u प्लस भी। आप ध्यान रखना है कि बहुत से बुक्स में यहाँ पे अल्फा और बीटा भी का मेंबर लिया जाता है। जो सेट भी है, वेक्टर्स का सेट है, उसके अंदर से अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स लेते हैं। तो आप u भी दो वेक्टर लीजिए या अल्फा बीटा दो वेक्टर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले सकते हैं। तो u भी ले लीजिए। तो u भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, v के अंदर ही। किसके लिए, फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू, कहाँ पे, बी से, कि बी से कोई भी दो आप वेक्टर लीजिए, यू और भी कोई दो वेक्टर लीजिए, तो दो वेक्टर का एडिशन भी बी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं। अब आइए, अब एसोसिएटिविटी होता है, तो एसोसिएटिविटी का क्या लिख सकते हो आप, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी भी कह सकते हैं आप। ये क्या कहता है, एसोसिएटिविटी कहता है कि फॉर ऑल u v w, कहाँ से, आप v से लीजिए, कोई तीन वेक्टर लीजिए, तो आपके पास मिलना चाहिए u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। बस सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दीजिए आप, यहाँ पे ऑर्डर इस दो वेक्टर का पहले ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए। ये क्या लगा था, एसोसिएटिव। और थर्ड में क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव। चलिए यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, जरा देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इसके लिए भी सेम कि u प्लस v जो होगा वो बराबर होना चाहिए v प्लस u के। इसके लिए फॉर ऑल u कॉमा v जो होगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है v से, ये v से बिलोंग करना है। अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिटी के लिए। मतलब एक जीरो वेक्टर मिलना चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर्स के बारे में बात हो रहा है, v के अंदर वेक्टर्स है, तो देयर एग्जिस्ट अ जीरो वेक्टर सच दैट कि किसी के साथ वो ऐड किया जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ जीरो, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। क्यों डार्क कर देंगे, क्योंकि f के अंदर भी तो एक जीरो है। देखिए तो ध्यान से, f प्लस डॉट के अंदर भी एक जीरो है, क्योंकि ये भी फील्ड है, तो फील्ड है मतलब जीरो एलिमेंट तो होगा, अबेलियन ग्रुप होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी एक जीरो एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन ये जीरो नॉर्मल नहीं है, जीरो वेक्टर है ये। तो देयर एग्जिस्ट अ जीरो, इसको डार्क कर दिए थोड़ा सा, देयर एग्जिस्ट अ जीरो बिलोंग्स टू b, और ये इस तरीके से बिलोंग करना चाहिए सच दैट
क्या होना चाहिए कि 0 प्लस कोई भी आप यू ले लीजिए, ये हमेशा क्या आना चाहिए, यू ही आना चाहिए, चाहे आप राइट से लेफ्ट से ऐड करें चाहे फिर राइट से ऐड करें, यू प्लस 0। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल यू जो होना चाहिए भी से आ जाए। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ क्या कहता है, इनवर्स। तो क्या कह सकते हैं कि फॉर ईच, जितने भी वेक्टर है उसके लिए नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ईच u belongs to v there exist minus u belongs to v such that, ऐसा होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करें तो नल वेक्टर मींस कि जीरो वेक्टर आ जाए। क्या आ जाए, u प्लस जब आप माइनस u करें तो क्या आ जाना चाहिए, नल वेक्टर मींस सॉरी जीरो वेक्टर कह सकते हो आप इस चीज को, जीरो वेक्टर आ जाए, नल वेक्टर आ जाए। अब चाहे लेफ्ट से राइट से ऐड करें या माइनस u को आप इधर से ऐड करें। तो ये होता है 5 प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर, ये इसके रिस्पेक्ट में। उम्मीद है ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं, हाँ ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बाद सेकंड नंबर, बी नंबर में। देखिए बी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए उसको जल्दी से। सेकंड नंबर क्या कहता है, बी नंबर जो कहता है वो है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, या फिर ऐसा कहते हैं स्केलर ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ज्यादा सही है क्योंकि हम लोग यही जब यूज करेंगे ऑक्सियम्स फॉर स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ चलिए अभी एक क्वेश्चंस भी करना है इसी क्लास में। ऑक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, ठीक है। क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो लॉ होता है वो होता है, देखिए इसमें तो एक ही लॉ होता है ना, तो क्या कर सकते हैं, फॉर ए बिलोंग्स टू एफ, कोई अच्छा फॉर ईच लिख देना है आपको, ईच फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ और यू बिलोंग्स टू भी, क्या होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करना चाहिए, क्या इंप्लाई करना चाहिए, ए यू जो होना चाहिए वो भी के अंदर होना चाहिए, जिस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज, इस चीज को दूसरे शब्दों में यही ऑक्सियम्स को लिख सकते हैं कि दैट इज भी इज क्लोज्ड, या फिर लिख सकते हैं कि भी इज क्लोज्ड with respect to scalar multiplication, with respect to scalar multiplication। अच्छा कैमरा का बैटरी चेंज करना होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कैमरा का बैटरी चेंज कर लेते हैं, हाँ वेट। चलिए ठीक हो गया, सही। एक बार हम देख लेते हैं, हाँ चलिए ये क्या है भाई, दिस सिस्टम सुप्रीम डिस्क स्पेस कंटिन्यूइंग, ओके ठीक है। तो क्या है, बी इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब आते हैं नंबर सी। अभी हमने 5 प्रॉपर्टी एडिशन में, एक प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग। सेकंड में क्या लिखेंगे, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग। सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्या क्या होना चाहिए, पहला केस, सबसे पहले क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए यू प्लस बी जो होगा वो क्या होना चाहिए, ए यू प्लस ए भी, किसके लिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ और यू कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। सेकंड क्या होना चाहिए, ए प्लस बी डॉट यू, किसके इक्वल होना चाहिए, ये चीज इक्वल होना चाहिए ए यू प्लस ए भी, किसके लिए, फॉर ईच
ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू बी। अब आते हैं थर्ड नंबर, ए बी यू इक्वल होना चाहिए ए बी यू के, किसके लिए, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एफ और कॉमा यू बिलोंग्स टू बी। ये तीसरा प्रॉपर्टी। और चौथा और अंतिम प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वन ऐसा मिलना चाहिए एफ में, इसके वन का जो एफ का आइडेंटिटी है वो, और यू किसके लिए, फॉर ईच यू लिख दे देंगे, लास्ट में लिख देंगे एच यू यू बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाई करना चाहिए कि वन इंटू यू इज इक्वल टू यू ही आना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू बी। तो ये था क्या, वेक्टर स्पेस। अच्छा नोट करके लिख लीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं हम यहाँ पे नीचे इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि शुरुआत में ही लिख चुके थे कि अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो नीचे हम एक नोट लिखना चाह रहे हैं कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड को, ओवर फील्ड एफ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वी ऑफ एफ से। क्लियर। तो लिखिए वेक्टर स्पेस बी ओवर फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इज डिनोटेड बाय क्या, बी ऑफ एफ, और कभी कभी सीधा सीधा भी से भी डिनोट किया जाता है, और भी क्या कभी कभी भी से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब एक चीज हम आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि अभी जो हम लोग फील्ड के बारे में बात कर रहे थे तो आप देख रहे थे फील्ड क्या हो रहा था। फील्ड तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक रिंग ही होता है, लेकिन आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि फील्ड में अधिकतर केसेस में, इस वाले केस में जब हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे होंगे तो ये अधिकतर केसेस में रियल नंबर ही होगा। कहीं कहीं क्या मेंशन कर दिया जाएगा कि फील्ड क्या है, सिर्फ फील्ड बोला जाए तो फील्ड मतलब हम वहां समझेंगे कि रियल नंबर का फील्ड, क्योंकि रियल नंबर भी आपको पता है, रियल नंबर जो एडिशन और इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, फील्ड होता है। आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो सारा फील्ड का सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी सिर्फ फील्ड बोला जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर्स के फील्ड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अभी हम एक प्रॉब्लम करवाएं या फिर रहने दें, हम एक ही क्लास में सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। कमेंट करके बताइए। अब हम लोग प्रूफ क्या क्या प्रॉब्लम करने वाले जरा समझिए इसको। पहले सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताइए क्या ये चीज क्लियर हुआ, वेक्टर स्पेस क्या है। थोड़ा सा पेचीदा था मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, इसलिए हम आराम से बात किए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये चीज क्लियर हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को, या फिर आप लोग कहेंगे तो हम रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छा एक चीज यहाँ पे और एक चीज मेंशन करना था। चलिए एक हम इसको कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बताते हैं। हाँ देखिए पहले सबसे पहले ये कमेंट देख लेते हैं हम। हाँ उर्मिला शाह, क्या हो रहा है, अरे अच्छा कोई नहीं, ये कुछ क्या कह रहे हैं, वेदा गौशिक कुछ कह रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, ये देखिए ये हमारे मतलब जन्म से ही है, तो ये प्रॉब्लम जन्म से ही है और आने वाले समय में इसका कुछ ऐसा है ऑपरेशन वगैरह, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, रहने दीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि कुछ जैसे वेक्टर स्पेस, अभी अभी मैंने क्या बताया कि जो R2 है ये क्या है, एक वेक्टर के सेट को बताता है। अब ये R3 जो है ये भी वेक्टर के सेट को बताता है। अभी हम लोग क्या प्रूव कर रहे थे कि एक वेक्टर, ये जो एक नॉन एम्प्टी सेट था भी, इसके अंदर जो भी थे वो वेक्टर्स थे, और इस चीज को हम प्रूव कर रहे थे कि एक फील्ड के ऊपर ये क्या हो रहा था, एक वेक्टर स्पेस बन रहा था। ये वेक्टर का सेट था, फील्ड था, इसके ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा था। वेक्टर स्पेस के लिए क्या क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब उसी तरीके से हम बात करें कि R2 भी तो एक फील्ड था, सॉरी R2 भी तो एक वेक्टर स्पेस का सेट, वेक्टर का सेट था, ये भी वेक्टर का सेट है। R टू दी पावर n जो है ये भी वेक्टर का सेट है ना। किसी हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स का सेट ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के या 3 ऑर्डर के, तो वो भी क्या होगा, वेक्टर का सेट होगा। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। प्रूव कीजिए कि R2 जो है, मतलब ये R2 का जो सेट है वो फील्ड के ऊपर, और फील्ड क्या, सिर्फ अगर फील्ड बोल दिया जाए तो वो रियल नंबर का फील्ड होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या, अगर सिर्फ फील्ड बोल दिया जाए तो वो रियल नंबर का फील्ड होता है। तो ये R2 जो है, जैसे कि R2 जैसे यहाँ पे V वेक्टर का सेट था तो V F के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा था, और यहाँ पे R2 जो होगा वो F के ऊपर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। इसे हमें प्रूफ करना है।
पहला क्वेश्चन यही है, ये आप लोगों के लिए हम देंगे, इस चीज़ को हम प्रोवाइड करेंगे आंसर्स के रूप में। हालांकि हम एक क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम 8-10 प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि R2 ऑफ F जो है एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, क्योंकि ये वेक्टर का सेट है और ये फील्ड है, तो हम प्रॉपर्टी प्रूफ करवाएंगे सबसे पहले, क्योंकि R2 जो है, R2 और एडिशन ऑफ वेक्टर, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद थर्ड हम लोग बात करेंगे कि दोनों के रिस्पेक्ट में। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले। तो क्या आज की क्लास में बताइए, रहने दें, आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको एक बात पता है आप लोगों को, कि इसीलिए पता है बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं, जैसे धनबाद में ही बात करें तो बहुत ऐसे ऐसे टीचर्स हैं। एक फिजिक्स के टीचर्स हैं, वो अमेरिका से PhD किए हुए हैं, लेकिन आज तक कभी जूम पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब गूगल मीट पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए हैं। या फिर बहुत ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे नहीं आते, लेकिन सिर्फ कुछ गधों की वजह से। और अक्सर आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे चीज़ों में भी, जैसे कि बहुत IITs का लेक्चर्स वगैरह देखेंगे, वहाँ पे भी जाकर मतलब ये गधे लोग जाकर डिसलाइक कर देते हैं। क्या मतलब है? अभी जैसे हम कंटिन्यू ये पढ़ा रहे हैं और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या मतलब होता है? हाँ, चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है सचिन, कल कह रहे हैं तो कल ही लेते हैं। हाँ, ना ना रहने देते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा हम लोग आज घूमने के लिए गए थे, रहने देते हैं। हाँ, कल क्लास करते हैं, और कल जो होगा हम रिकॉर्डेड क्लास देंगे। रिकॉर्डेड मीन्स की, चूंकि उसमें हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी है आप लोग ये देख लीजिएगा। उम्मीद है बहुत ईजी वे में ही है, आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इतना डेफिनेशंस को समझने के बाद। हाँ, क्लास को हम लोग यहाँ पे ऑफ करते हैं।